हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड भर्ती परीक्षा 2023 की क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आज तीसरा क्लास है और छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस क्लास को देखते हैं। लेकिन चलते हैं इसके पहले पिछले क्लास में क्या हुआ था, पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखे। ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास में आप देख सकते हैं हमने क्या क्या देखे भाई। पिछले क्लास की यदि बात करें, चलिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की परीक्षा देखे हुए थे कि यह अधिनियम 1973 का 24वां अधिनियम है। कहने का मतलब है 1973 में बना अधिनियम का कौन सा नंबर का अधिनियम है? 24वें नंबर का अधिनियम था। राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था कब? 18 अप्रैल 1973 को। राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 27 अप्रैल 1973 को। और यह भारतीय गणराज्य के 23वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल में अधिनियमित की गई थी। और इसका मतलब मैंने बताया था कि भारतीय गणराज्य कहने का मतलब 1950 को बना था, 1950। ठीक है, और 1973 की मध्य कितने गैप है? 23 वर्ष। तो कहने का मतलब 23वें वर्ष क्या हुआ था ये विधानमंडल, क्योंकि संसद जब बनाए हुए थे संसद, ठीक है, पहले तो बिल लाया था 1972 वाला और बिल पारित होकर जो है संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ, लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद संसद ने ये कहा, केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई अब जितने भी जो भी राज्य होगा वो सभी राज्य में ये कृषि उपज मंडी अधिनियम लागू होगा। तो मध्य प्रदेश ने कब लागू किया था? इसी समय लागू किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, विधियों का अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश से क्या समझते हैं? विधियों का अनुकूलन आदेश का मतलब है कि यदि कोई राज्य कोई आदेश जारी करता है, कोई बनाता है, ठीक है, कोई अधिनियम, जैसे कि मध्य प्रदेश ने अधिनियम ये किया और उससे हम अडॉप्ट लेते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है? विधियों का अनुकूलन आदेश। तो मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 था, उसको छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए एक आदेश जारी करना पड़ता है और उसी आदेश को कहते हैं विधियों का अनुकूलन आदेश। ठीक है, और इस अनुकूलन आदेश के अंतर्गत जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा होगा, कृषि उपज मंडी अधिनियम जो मध्य प्रदेश का है, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा होगा उसको हटा करके, ठीक है, उसको हटा करके वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ लिखेंगे। तो ये कहलाता है विधियों का अनुकूलन आदेश। और ये आदेश कब जारी किया गया भाई? तो 16 दिसंबर 2000 को आदेश जारी किया गया और 20 दिसंबर 2000 को राजपत्र में प्रकाशित हो गया था। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ये विधियों का अनुकूलन आदेश कब लागू हुआ? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ हमारा 1 नवंबर 2000 को बना था और इसी दिन से ये माना जाएगा कि 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ के पूरे समस्त जिलों में क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, चलिए फिर हमने देखे थे अध्याय कितने थे भाई? छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में टोटल अध्यायों की संख्या 14 है और धाराओं की संख्या 82 है, 82 है। ठीक है, और सभी को आपको याद रखना है, सभी को याद रखना कहने का अध्याय 1 में क्या है और कितने जो है कौन कौन से धारा इसमें जो है देखने को मिलती है, अध्याय 2 में क्या है, कौन कौन से धारा इसमें रखी गई है। तो ये सारी बातें याद रखना। जैसे प्रारंभिक में धारा 1 और 2 है, धारा जो है अध्याय 2 में मंडियों की स्थापना है, इसमें धारा 3 और 4 है। अध्याय 3 में जो है मंडी समितियों का गठन है, इसमें धारा 7 से लेकर 14 है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जो है शास्ति, जैसे शास्ति है, ठीक है, निम्नलिखित में से शास्ति या दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा या किस अध्याय के अंतर्गत है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कम से कम ये याद रख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लिस्ट दिया आपको। चलिए, ठीक है, फिर हमने एक एक अध्याय से स्टार्ट किया था बातें करना।
और सबसे पहले हम पढ़े हैं धारा फर्स्ट। धारा फर्स्ट मैंने कहा था संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि। तो संक्षिप्त नाम क्या है भाई? छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है। ठीक है। विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अब की स्थिति में क्या होगा, वो पूरे के पूरे 33 जिले में जो है लागू किया जाएगा, लागू होगा। ठीक है, 33 जिले बन गए भाई, टोटल जो है कितने 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में बन गए। ठीक है, तो टोटल प्रॉपर 33 जिलों में क्या होगा, ये संपूर्ण लागू होगा, याद रखेंगे। प्रारंभ की तिथि जिस दिन से जो है लागू हुआ अनुकूलन आदेश, छत्तीसगढ़ में जो है अनुकूलन आदेश जिन दिन से लागू होगा उस दिन से प्रारंभ की तिथि माना जाएगा। कहने का मतलब 1 नवंबर 2000 को ये प्रारंभ हो गया, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए फिर हमने देखे परिभाषाएं, तो परिभाषाएं देखे हैं और याद रखेंगे आज की क्लास में प्रॉपर हम चलेंगे परिभाषा पर। ठीक है, प्रॉपर हम किस में आएंगे भाई, परिभाषा पर। चलिए पूरा परिभाषा फिनिश करेंगे, देखेंगे कल मैंने पढ़ाया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। परिभाषा थोड़ा से मैं बताऊंगा क्योंकि स्टार्ट हम कर रहे हैं तो प्रॉपर पूरा स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी करेंगे पूरा परिभाषा। ठीक है, कृषक और जो है कृषि उपज थोड़ा सा 2 ही परिभाषा कल देखे थे, लेकिन आज भी वहीं से शुरू करेंगे और पूरा प्रॉपर देखेंगे। चलिए परिभाषा, कृषि उपज से विपरीत है कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, और वन संबंधित उत्पाद। तो कृषि का मतलब कृषि का अर्थ है जो भी आप जैसे लगाते हो, कृषि में क्या क्या लगाते हैं भाई। ठीक है, कृषि में धान हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, दाल तिलहन, जितने भी आप कृषि कार्य करते हैं वो सभी किसके अंतर्गत जाएंगे, कृषि उपज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उद्यानी फसलें जो आप लगाते हैं, उद्यानिकी लगाते हैं, ठीक है, जैसे टमाटर वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर कुछ जो है कुछ भी उद्यानिकी फसल वगैरह लगाते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, उद्यानिकी कृषि। कल बताया था पशुपालन के अंतर्गत पशुओं का पालन। ठीक है, पशुपालन के अंदर बहुत सारे पशु हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गाय हो सकता है, गाय से दूध मिलेगा। ठीक है, दूध दही घी गाय से प्राप्त होंगे। फिर आपके जो है मुर्गी पालन भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, मुर्गी से, ठीक है, अंडा भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे। फिर जो है बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, गाय पालन है, बछड़ा पालन है, भैंसी पालन है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पशुपालन। मधुमक्खी के अंदर जो भी इससे मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, तो शहद इसमें आएगा। मत्स्य पालन, मछली पालन इसके अंतर्गत आएगा। वन संबंधित जो भी उत्पाद होंगे वो कृषि उपज के अंतर्गत टोटल आएगा। क्लियर है ये बातें? कृषि उपज के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होगा, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, वन संबंधित जितने भी कृषि उपज के अंदर परिभाषा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, कृषक कौन होते हैं। ठीक है, कृषक कौन होते हैं, तो मैंने बताया भाई कृषक कौन हो सकते हैं, कृषक कौन होते हैं। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से मैं बता देना चाहता हूँ कृषक के बारे में। किसके बारे में? कृषक या किसान के बारे में। कृषक या किसान, ठीक है, कृषक या किसान वही होंगे जिसकी आजीविका का केवल, ठीक है, याद रखिए, आजीविका का एकमात्र साधन, आजीविका का एकमात्र साधन कृषक हो या कृषि हो। कृषक नहीं, कृषि हो। क्या हो भाई? कृषि हो। उसको हम क्या कहेंगे? कृषक कहेंगे। क्या हो कहेंगे? कृषक या किसान कहेंगे। किसान या कृषक किसको कहेंगे? कि आजीविका, ठीक है, घर चलाने का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कृषि हो। कृषि जैसे धान की अभी कटाई हो चुकी है, धान बिचाना स्टार्ट हो गया है, 1 तारीख से 1 नवंबर से धान भी खरीदी बिक्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो किसान यदि उपज लगाता है, उसको काटता है, उसको बेचता है और उनसे आए पैसों से अपने घर का गुजारा करता है, ठीक है, बच्चों की जो स्कूल की फीस देता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसी से देता है, सब चीज़, ठीक है, उन्हीं कृषि से आए हुए पैसे से वो अपना आजीविका चलाता है, तब इसे हम कहते हैं कृषि। एक लाइन में याद रखें, तब इसे कहते हैं कृषक या किसान। लेकिन याद रखें, उस व्यक्ति को हम किसान नहीं कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि सुबह 9 बजे से जो है शाम के 4 बजे तक ये कृषि कार्य करता है। क्या करता है? कृषि कार्य करता है। और यदि मैंने कहा कि मान के चलिए 6 से जो है 9 रात्रि 6 से 9 बजे के मध्य ये कुछ ठेला लगाता है, जैसे जो है गुपचुप का ठेला लगा दिया, ठीक है, या जो है समोसे का ठेला लगा दिया, ठीक है, या बोल सकते हैं वड़ा पाव का से ठेला लगा दिया, किसी का ठेला लगा, कुछ और अन्य काम, या फिर कोई दुकान चला रहा है, मान के चलिए कोई किराना दुकान लगा दिया, ठीक है, किराना दुकान है, ठीक है, कि भाई शाम को वो किराना दुकान में बैठ रहा है और सुबह कृषि कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति कृषक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कृषक नहीं होंगे, ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति जो भाई सुबह कृषि कार्य करता है, शाम को गुपचुप ठेला लगा दिया, समोसा बेच रहा है, या वड़ा पाव बेच रहा है, या अपने किराने की दुकान में बैठ रहा है, ठीक है, या फैंसी दुकान खोला है, जो भी खोला है, वो यदि सुबह कृषि कार्य करता है और शाम को कुछ और एक कार्य करता है, तो उसको हम कृषक नहीं बोलें, क्योंकि आजीविका का अन्य भी साधन हो गया इनके पास, ठीक है, आजीविका का अन्य साधन भी है। ये किराने दुकान से आ रहा है, या फिर समोसा बेच के, गुपचुप वड़ा पाव ये सब बेच के आ रहा है, तो ये अन्य साधन भी उनके पास है आजीविका का, तो उसको हम कृषक नहीं बोलेंगे। याद रखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक उसी को कहा गया है जो आजीविका का एकमात्र साधन कृषि हो। बस दैट्स इट, याद इतना ही रखना है। क्लियर है? चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैं और पॉइंट्स जैसे देखूँ तो पहला नंबर का पॉइंट, वो खुद कमाए, खुद कार्य करे, ठीक है। मान के चलिए कोई खेत है, ठीक है, मान के चलिए क्या है, कोई खेत है, और उस खेत में यदि वो खुद कार्य कर रहा है, उस खेत में यदि खुद कार्य कर रहा है, तब भी वो कृषक है। पहली बातें। दूसरी बातें, यदि पति पत्नी, ठीक है, पति या पत्नी कोई में से भी वो कार्य कर रहा है, तो वो भी क्या है, कृषक कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्य कर सकते हैं। भी कोई जो है परिवार के व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे, परिवार के व्यक्ति इसके साथ हाथ बटा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, कृषक कहलाएंगे। याद रखेंगे। चलिए, ये कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, अपने स्वयं के श्रम द्वारा, या अपने पति पत्नी के श्रम द्वारा, या व्यक्ति परिचय या कुटुंब परिवार के कुछ सदस्य द्वारा अगर वो कार्य कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, कृषक कहलाएंगे। याद रखेंगे। कृषक को के बारे में आपको ये याद रखना है, और कि चौथा पॉइंट, कृषक क्या कर सकता है, भाड़े से या मजदूरी करा के भी अपना काम करा सकता है। इसको भी ऐसे व्यक्ति जिनका खेत है, ठीक है, मान के चलिए कोई व्यक्ति का खेत है, 5 एकड़ का खेत है, और वो किसान क्या करता है कि इतना खेत में जो है 5 एकड़ मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने मजदूर लगा दिया, ठीक है, मजदूर लगा दिया, भाड़े लगा, और देख रेख वो किसान कर रहा है, ठीक है, कि मेरे खेत में कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य हो रहा है, पूरा प्रॉपर वो देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये खेत का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मजदूर को जाहिर सी बात है मजदूरी देना पड़ेगा, ठीक है, मजदूर है तो उसको क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, ठीक है, उसको पैसा वगैरह देना पड़ेगा। तो याद रखिए, मजदूरी के पैसे या फिर पैसे देंगे या फिर कोई मूल्य सामान देंगे, पैसे देंगे या कोई मूल्य सामान देंगे। ऐसा नहीं है कि खेती, मान के चलिए खेती किसका हो रहा है, धान की खेती कर रहे हैं। अभी धान का जैसे कि मैंने बताया 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 1 नवंबर से, ठीक है, धान बेचने स्टार्ट हो गया भाई, 20 क्विंटल प्रति एकड़ बेचना स्टार्ट हो गया छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से,
ठीक है। तो धान की खेती वो किसान किया है, मजदूरों से कराए हैं, और मजदूरी का पैसा यदि वो धान ही देता है, वो उपज ही देता है जिसका वो काम किया है कोई मजदूर, उसी जो है मजदूर को मजदूरी के तौर पे यदि वो धान देता है तो वो कृषक नहीं कहलाएगा। याद रखिए, मजदूरी के तौर पर या उसको पैसा देना पड़ेगा या फिर कोई और उस पैसे के वैल्यू का सामान देना पड़ेगा, तब वो क्या कहलाएगा, कृषक कहलाएगा। ऐसे ही जो उपज उगा रहा है, मान के चलिए आलू उगा रहा है, ठीक है, आलू उगा रहा है और मजदूर मान के चलिए जो है 10 क्विंटल आलू उगाया है और बोलते हैं कि भाई कुछ आलू ले जाइए आप, ठीक है, मजदूरी के तौर में, तो ऐसा किसान कृषक नहीं कहलाएगा। याद रखिए, कहने का मतलब है खेत में जो उपज उग रहा है उसी को मजदूरी के तौर पर नहीं दिया जाएगा, मजदूरी के तौर पर पैसे या कोई मूल्य सामान दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यही मैं समझा, ठीक है। ऐसे देखिए, अधिक भाड़े श्रमिक द्वारा ऐसे मजदूरी पर जो नगद या वस्तु के रूप में दी जाने, किंतु परंतु यहाँ पर लिखा हुआ किंतु फसल के अंश के रूप में दे नहीं होगा, ठीक है। फसल के जो है, जो फसल उगा रहा है, ठीक है, मजदूर जो है मजदूरी में जिस फसल को उगाया है वो मजदूरी के तौर पर नहीं दिया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए याद रखेंगे, किंतु इसके अंतर्गत कृषि उपज कोई व्यापार, देखिए कृषक कौन नहीं होंगे। अब देखिए, ये मैंने बता दिया कि किसान कौन हो सकते हैं, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि कृषक या किसान या कृषक नहीं होंगे। किस स्थिति में किसान या कृषक नहीं होंगे, ठीक है, कंडीशन बहुत सारे हैं, ठीक है, कौन व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, कौन नहीं होगा, ठीक है, व्यापारी नहीं होगा, अड़तिया नहीं होगा, प्रसंगकर्ता नहीं होगा, ठीक है, दलाल, तुलैया, हमाल ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कोई व्यापारी, ठीक है, कोई अड़तिया, कोई दलाल, कोई जो हमाल, ठीक है, आदि जो है क्या नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे, ठीक है। अड़तिया, हमाल जो है प्रसंगकर्ता, प्रोसेसर, प्रशंसकर्ता जो भी है, ठीक है। व्यापारी, देखिए व्यापारी का क्या कार्य करेगा, ठीक है, यदि वो, देखिए व्यापारी क्या कार्य करता है कि जो किसान के उपज है, ठीक है, किसान ने मान के चलिए इन्होंने जो है कुछ भी है, जैसे धान उगाया, अभी धान का सीजन, हम धान ही बात करें, तो ये क्या करेगा, व्यापारी का कार्य करे, धान की खरीदी करेगा। व्यापारी का क्या कार्य होता है भाई, धान उगाया कोई किसान तो धान की खरीदी करेगा, लेकिन ये कृषक की श्रेणी में नहीं आएगा, व्यापारी कृषि की श्रेणी में नहीं आएगा। अड़तिया, ठीक है, अड़तिया इसकी श्रेणी में भी नहीं आएगा, ठीक है। अड़तिया कहने का मतलब कमीशन खाने वाला, अड़तिया कहने का मतलब है कमीशन खाने वाला। एजेंट और जो है व्यापारी के मध्य एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जो पैसे खाते हैं, ठीक है, कमीशन, तो ये क्या करेगा, पैसे लेगा, कमीशन लेगा, क्या लेगा, कमीशन लेगा, तो कमीशन पर काम करेगा, लेगा। और यदि वो कृषि से भी संबंधित है, कृषि जो है किसान के साथ वो कार्य कर रहा है, कृषक से भी संबंधित अगर वो कार्य कर रहे हैं और वो अड़तिया है तो वो क्या नहीं कहलाएगा, वो कृषक नहीं कहलाएगा। वो यदि दलाल है, ठीक है, दलाली का कार्य करता है तो वो भी नहीं कहलाएगा। वो हमाल है तो वो भी नहीं कहलाएगा। हमाल का मतलब क्या करता है, मैंने कल बताया था इस बात को, सामान को ढोना, ठीक है। मान के चलिए अगर किसान है, धान खरीदे हैं, किसान है, धान उगाए हैं और उस धान को क्या करना चाह रहा है, मंडी में बेचना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, मंडी में बेचना चाह रहा है। ये क्या है, मंडी है, ठीक है। और इस मंडी में धान को बेचना चाह रहा है, तो धान को मान के चलिए उसके पास 100 बोरे हैं धान, ठीक है। धान कितने हैं भाई, 100 बोरे हैं, ठीक है। और धान को 100 बोरे को ले कैसे जाएगा, कोई ना कोई साधन होगा, ट्रक होगा, ट्रैक्टर होंगे या कोई गाड़ी होगा, माजदा वगैरह जो भी होगा, ठीक है, बैलगाड़ी जो भी होगा वो ले जाएगा, ठीक है।
तो इस ट्रक ट्रैक्टर बैलगाड़ी में कोई व्यक्ति होगा जो इस 100 बोरी को डालेगा, ठीक है, क्या करेगा, 100 बोरी को यहाँ पर पूरा जमा के रखेगा, पूरे 100 बोरी धान को, ठीक है, और मंडी में पहुँचने के बाद इसी धान को क्या करेगा, प्रॉपर उतार के एक स्थान पर रखेगा, ठीक है, और इसके लिए इस व्यक्ति को मजदूरी दिया जाएगा उतारने और चढ़ाने के लिए। तो वही व्यक्ति कहलाता है हमाल कहलाता है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है भाई, हमाल कहलाता है, ठीक है, जो सामान को ढोता है, ठीक है, उतारता है, चढ़ाता है, उसी व्यक्ति को हमाल कहते हैं, ठीक है। कुछ पैसे मजदूरी पर देते हैं, जैसे कि प्रति बोरा या प्रति बोरी 5 रुपये के आधार पर दिया जाता है, लगभग यही आसपास, ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया डिपेंड करता है वो क्या सामान है, ठीक है, और कितनी दूरी तक ले जाना है वो डिपेंड करता है। तो वही लगभग प्रति बोरी 5 रुपया 8 रुपया जो भी है, ठीक है, वो उस प्रकार का मजदूरी लेता है। इस व्यक्ति को हम कहते हैं हमाल, ठीक है, जो धान को या कोई भी अनाज को या कोई भी वस्तु को चढ़ाता है, उतारता है, ठीक है, स्थान पर ले जाता है। चलिए, ठीक है। प्रसंगकर्ता का कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो है प्रोसेस करता है कहने का मतलब है कि मान के चलिए, ठीक है, जो है, ठीक है, धान ही उगाएं और धान उगा के प्रसंगकर्ता, ठीक है, आप जाइए धान उगा के और मिल में जाइए, ठीक है, और मिल में इस धान को, ठीक है, छीलेगा, ठीक है, मिल में क्या करेगा, धान को छिलाएगा और छीलने के बाद इस धान का क्या बनाएगा, ठीक है, चावल आटा बना दिया। मान के चलिए चावल आटा, आप खाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, चावल आटा का रोटी खाते नहीं भाई, ठीक है। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, इस धान को, ठीक है, प्रोसेस करेगा, छिलेगा, फुनेगा या जो भी करेगा, उसके बाद वो किसमें तब्दील हो जाएगा, चावल आटा में तब्दील हो जाएगा। तो प्रसंगकर्ता कहने का मतलब प्रोसेस करने वाला। जैसे आलू से क्या बनेगा, आलू से छिल वल कर उसको हटा के हम क्या बनाते हैं, उस आलू किसमें, जो समोसे में तैयार करते हैं, समोसे के लिए मसाला वगैरह बनाते हैं ना आलू, ठीक है, तो वो आलू का यूज़ होता है। तो आलू को निकाल के छिल के काट के अगर कोई व्यापारी क्या करता है, ठीक है, कोई समोसा बेचने वाला है, समोसे में डाल के उसको बेचता है, तो वो प्रसंगकर्ता कहलाएगा। गेहूं हो गया, गेहूं को निकाल के उसको आटे के रूप में तब्दील करता है, गेहूं आटा, तो वो हो गया। गन्ना हो गया, तो गन्ने को पीस कर आपको गन्ना रस पिलाया जाता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में आप लुत्फ तो उठाते हैं ना भाई, तो ये भी प्रसंगकर्ता हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी कृषि का कोई भी उपज है, ठीक है, उसको एक बेचने वाले प्रोडक्ट में वो जो है बना के उसको बेचता है, ठीक है, बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति प्रसंगकर्ता कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति कृषक कभी कहलाएगा नहीं, ठीक है, हालांकि वो कृषक से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कृषक या किसान नहीं कहलाएंगे। तो किसान कौन कौन नहीं कहलाएगा, व्यापारी नहीं कहलाएंगे, अड़तिया नहीं कहलाएंगे, दलाल नहीं कहलाएंगे, हमाल नहीं कहलाएंगे, प्रसंगकर्ता नहीं कहलाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो मैं अलग से अच्छे से आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कृषि उपज कोई व्यापारी, अड़तिया, प्रसंगकर्ता या प्रोसेसर करने वाला, दलाल, ठीक है, तुलैया, एक तुलैया भी आ गया, ठीक है, ये भी आप याद रखिए 6ठे नंबर पर, ठीक है, तुलैया भी नहीं है। तुलैया कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो धान को या उपज को तौलता है। हम धान की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धान मैंने लिख दिया, इसलिए कुछ भी हो सकता है। कोई उपज जब मंडी में जाएंगे बेचने, मान के चलिए मान के चलिए 10 बोरी आप क्या बेचने जा रहे हैं, ठीक है, जो है आलू बेचने जा रहे हैं, तो आलू को जाके तौलेगा या धान जो बेचने जा रहे हैं उसको तौलेगा, तो जो है जो तौलने वाला व्यक्ति है, तराजू में तौलने वाला व्यक्ति है, क्या कहलाता है, तो तुलैया कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो तुलैया है वो भी किसान नहीं कहलाएगा। तो व्यापारी, अड़तिया, दलाल, हमाल, प्रसंगकर्ता और तुलैया ये किसान नहीं कहलाएंगे, किसान नहीं कहलाएंगे, ठीक है। यही बातें इस अधिनियम में लिखी गई है। चलिए, भले ही ऐसा व्यापारी, अड़तिया, प्रसंगकर्ता, दलाल, तुलैया, हमाल कृषि उपज के उत्पादन में ही क्यों न लगा हो, और यही व्यक्ति अगर उत्पादन में भी लगा होगा, ठीक है, उत्पादन में भी हाथ बटा रहे होंगे, लगा होगा, ठीक है, मान के चलिए जो है एक खेत में इतने सारे धान हुए हैं, ठीक है, मान के चलिए 100 बोरी धान हुए हैं और 100 बोरी धान को उठाकर हमाल ले जा रहा है, गाड़ी में चढ़ा रहा है, ये कृषि से संबंधित है, ठीक है, कृषि उत्पादन में वो काम कर रहा है, लेकिन वो कृषक नहीं कहलाएगा, किसान नहीं कहलाएगा, ये भी कहा गया है, ठीक है।
चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आई, किसान कौन होते हैं और किसान कौन नहीं होते। तो यहाँ पर इस पेज में मैंने बताया किसान कौन नहीं होते, यहाँ पर मैंने बताया कि किसान कौन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसमें भी शर्त है अलग अलग। चलिए, कंडीशन है, शर्तें हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं परिभाषा। किसकी परिभाषा याद रखेंगे भी? परिवार की परिभाषा। किसकी परिभाषा हम देखेंगे? परिवार की परिभाषा। परिवार की परिवार से अभिप्रेत है, देखिए परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति तथा उसकी पत्नी या पति या पत्नी जो भी जैसा कि स्थित हो, उसके बच्चे, माता पिता, भाई बहन आश्रित हो। ठीक है, बस इसको मैं इस तरफ से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए दिखाई दे रहा है परिवार का मतलब ये है कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई क्या है भाई? व्यक्ति है, और वो व्यक्ति क्या रहा है? ठीक है, कमा रहा है। ठीक, कमा रहा है मतलब जो है किसान है, कृषक है, किसान है। और उस व्यक्ति के क्या है? उस व्यक्ति के जो है भाई है, उस व्यक्ति की बहन है, उस व्यक्ति के पत्नी भी है। ठीक है, उस व्यक्ति के माता पिता भी है, उस व्यक्ति के बच्चे भी हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है, 5, 7, 8 सदस्य का परिवार है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, मान के चल ए नाम या राजू नाम जो भी हम लिख लें, ए नाम का व्यक्ति है, और उनके भाई है, माता पिता है, भाई बहन है, माता पिता है, पति पत्नी जो पत्नी है और बच्चे, सभी परिवार में रहते हैं। और कोई व्यक्ति कमा रहा है, एकलौता व्यक्ति कमा रहा है, और वो किसान है। एकलौता व्यक्ति कमा रहा है, वो किसान है, और जितने भी उनके जो भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं और माता पिता हैं, उन पर आश्रित हो, इकलौता कमा रहे हैं, उन पर आश्रित हो, ऐसे को हम कहते हैं परिवार। परिवार से विपरीत है व्यक्ति तथा उनकी पति पत्नियां, जैसे भी स्थिति उसके बच्चे, ठीक है, भाई बहन, जो उस पर क्या हो? आश्रित हो और उनके साथ निवास करते हो, और उनके साथ निवास करते हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे? इस अधिनियम के तहत उसको परिवार की श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें भाई? चलिए, अब देखते हैं परिवार की परिभाषा हम देख चुके हैं। अब देखते हैं बोर्ड की परिभाषा। ठीक है, बोर्ड की परिभाषा। तो बोर्ड की परिभाषा में क्या लिखा है कि बोर्ड से अभिप्रेत है, क्या है? बोर्ड से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, कहने का मतलब है बोर्ड का मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। यदि जहां बोर्ड लिखा है, जहां इस अधिनियम में यदि बोर्ड लिखा होगा, उसका मतलब क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। बस इतना याद रखिए। बोर्ड का तात्पर्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। उपविधियों से अभिप्रेत है धारा 80 के अधीन बनाई गई उपविधियां। जब धारा 80 हम देखेंगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपविधियां, धारा 80 के अंतर्गत बनाए गए उपविधियों को हम क्या कहेंगे? उपविधियां। ठीक है, फिर एक नया जो है आपका है कलेक्टर। किसकी परिभाषा है? कलेक्टर की परिभाषा। कलेक्टर से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर और उसके अंतर्गत अपर कलेक्टर। देखिए, कलेक्टर दो को माना गया है। ठीक है, कलेक्टर या फिर जिले का कलेक्टर, या फिर क्या होगा? अपर कलेक्टर। कहने का मतलब है कलेक्टर की परिभाषा में केवल 2 ही कलेक्टर आएंगे। एक तो जिले का कलेक्टर होगा और दूसरा अपर कलेक्टर होगा। 2 ही परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, कलेक्टर तो बहुत सारे होते हैं। आप देखते हैं अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, ठीक है, होते हैं ना भी। संयुक्त कलेक्टर होता है, अपर कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, ये सारे बहुत सारे कलेक्टर होते हैं। तो इसमें परिभाषा में क्या दिया है? सिर्फ 2 ही कलेक्टर याद रखें। कलेक्टर का मतलब जिले कलेक्टर और अपर कलेक्टर को ही परिभाषित किया गया है।
ठीक है, जिले का कलेक्टर और अपर कलेक्टर। ठीक है, चलिए एक और परिभाषा देखते हैं, अभिकर्जा। अभिकर्जा इसको पढ़ लेते हैं, बहुत सारे हैं, फिर उसकी बातें कर लेते हैं। अभिकर्जा से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता की ओर से तथा प्रत्येक व्यवहार में अंतर्निहित रकम का रकम पर कमीशन या प्रतिशत के प्रतिफल स्वरूप कृषि उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा करता है और संयोजक अनुक्रम में उसकी नियोक्ता का परिचय करता है। जो क्षेत्र मंडी के भीतर या मंडी क्षेत्र के बाहर विक्रय, ठीक है, उपज को प्राप्त करता था, अपनी अभिरक्षा ले लेता है, मंडी क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके भुगतान का संग्रह तथा उसके नियोजकता का विक्रय आगे करता है। ठीक है, अभिकर्जा। अब देखिए अभिकर्जा के कहने का मतलब है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो, ठीक है, वो क्या करेगा, बीच में कमीशन खा के उसकी उपज को बेचेगा। जैसे कि अब देखिए कोई मंडी है भाई साहब, देखिए इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। अभिकर्जा, देखिए अभिकर्जा क्या लिखा है, एजेंट। आप ऐसे समझिए, क्योंकि इंग्लिश को भी आपको देखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें हिंदी में समझ नहीं आती। एजेंट, एजेंट समझने से आप समझ जाएंगे आराम से। जैसे अगर अभिकर्जा लिखा हुआ है और इंग्लिश में इधर देखिए, ये देखिए एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में एक तरफ हिंदी लिखा हुआ है, राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी कोई वर्ड हिंदी में है और उनको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है इंग्लिश में याद रखेंगे। ठीक है, तो एजेंट, अभिकर्जा मतलब एजेंट। अब देखिए क्या होता है, आप उसको समझिए। ठीक है, मान के चलिए अगर हम बात कर रहे हैं अभिकर्जा, किसकी बातें कर रहे हैं भाई, अभिकर्जा, या जिसको कहते हैं एजेंट। देखिए मंडी की बातें करेंगे, मान के चलिए ये क्या है, ये मंडी है, ये क्या है भाई, ये मंडी है। कोई किसान है, कोई क्या है, किसान है, और किसान ने एक फसल उगाया, धान का फसल उगाया। समझिए बातों को, ये मंडी है, ठीक है, ये किसान है, किसान ने धान का फसल उगाया। अब किसान क्या करेगा भाई, इस धान की फसल को मंडी में क्या करने जाएगा, बेचने जाएगा, बेचेंगे, इस धान को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचेंगे तो देखिए बेचने, यहाँ पर मंडी में क्या होता है, ठीक है, मंडी में क्या होता है भाई, मंडी के अंतर्गत जो है व्यापारी बैठे रहते हैं, क्या बैठे रहते हैं, व्यापारी बैठे रहते हैं, अधिकारी रहते हैं मंडी में, मंडी का अधिकारी रहता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यापारी रहते हैं, राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त अधिकारी रहते हैं, राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त जो है, ठीक है, व्यक्तियां बैठे रहते हैं। यहाँ पर एजेंट भी रहते हैं, एजेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, और कोई कार्य, अन्य कार्य करने वाले भी यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, मंडी के जितने भी है, ठीक है, वो कार्य करते हैं। यहाँ पर हमाल रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जब बेचने जाएंगे किसान अपने धान को किसी मंडी में, ये मंडी है, इस मंडी में ये बेचने जाएंगे तो यहाँ आपको एजेंट मिलेंगे। क्या होंगे, एजेंट मिलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एजेंट, ये क्या है, एजेंट है, एजेंट मिलेंगे। अब देखिए किसान धान किसको बेचेगा भाई, व्यापारी को बेचेगा, व्यापारी को बेचेगा, धान किसको बेचेगा, व्यापारी को बेचेगा। और बीच में किसान, बीच में आएगा आपका एजेंट। एजेंट क्या करता है, जैसे धान है, मान के चलिए धान की बोली लगा दी, ठीक है, एजेंट ने कहा कि भाई मैं आपके धान को इतने पैसे में लूँगा, ठीक है, इतने पैसे ले लूँगा। मान के चलिए किसान से बोला है एक बोरा धान की कीमत, मैं एज इट इज जैसे ही जो है रैंडमली एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कुछ भी। एक बोरा धान की कीमत मैं जो है 2000 रुपये लूँ, ठीक है, कितने, 2000 रुपया क्या करूँगा, एक बोरे धान की कीमत मैं 2000 में खरीदूंगा, ये एजेंट बोलता है। अब देखिए क्या होगा, ये एजेंट क्या है, ठीक है, ये बीच में आएगा। अब व्यापारी को ये बोलेगा, ठीक है, कि ये राजी हो गया है 2000 रुपये कीमत खरीदने के लिए, तो किसान क्या करेगा, व्यापारी को ये 2000 में बेचेगा। ठीक है, और ये किसान
को पैसा मिल जाएगा 2000। व्यापारी इसके लिए एजेंट को क्या देगा, कमीशन देगा। क्या देगा, कमीशन देगा कि भाई आपने ये धान की बिक्री कराई है मेरे पास, दलाल टाइप का कराई है मेरे पास, तो उसके लिए आपको कमीशन रखें। ठीक है, तो यही कहा गया है एजेंट का क्या कार्य करता है कि एजेंट क्या कार्य करता है, किसान एजेंट के पास जाता है, एजेंट जो है उनकी धान की कीमतें डिसाइड करता है, किस ग्रेड का धान है, अच्छी जो है क्वालिटी वाला धान है, या धान कुछ भी हो सकता है, मैं धान की नहीं बात है, उपज अच्छी क्वालिटी वाला उपज है, ठीक है, मीडियम क्वालिटी वाला उपज है, निम्न स्तर की क्वालिटी वाला उपज है, ये डिसाइड करेगा और उस धान या कोई भी उपज का कीमत लगाएगा और उस कीमत को व्यापारी को बताएगा, इतने में ये राजी हो गए, इतने में आप ले सकते हैं। ठीक है, व्यापारी उस उपज को क्या करेगा, खरीदेगा और व्यापारी उस एजेंट को क्या देगा भाई, व्यापारी उस एजेंट को पैसा देगा या कमीशन देगा। यही कहा गया है, ये सभी पूरे का जो है ब्यौरा मतलब वही है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है, एजेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, एजेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एजेंट किसान से पैसा लेगा। ऐसे में मंडी बनाने का मतलब ही क्या हुआ, राज्य सरकार यदि मंडी की स्थापना की है तो मंडी बनाने का मतलब ही क्या होगा, जब किसानों का यहाँ पर शोषण होगा। हो सकता है कि वो एजेंट किसान से कुछ भी मूल्य ले सकता है, मेरे को इतना दीजिए कमीशन, मुझे इतना दीजिए, आप 2000 में बेच रहे हैं, मुझे जो है आप जो है कम से कम 500 रुपये 1000 रुपये दीजिए। इस प्रकार से एजेंट बोल सकता है कि कुछ भी कीमत, या ऐसा नहीं होगा तो मैं आपके धान को नहीं खरीदूंगा, एजेंट बोल सकता है ना। लेकिन याद रखिए राज्य सरकार ने ये इसलिए किया है क्योंकि वो पैसा, वो एजेंट जो है कमीशन किससे खाएगा, वो कमीशन व्यापारी से खाएगा, न कि किसान से। यही तो इसीलिए तो राज्य सरकार ने मंडियों की स्थापना की, क्योंकि किसानों का शोषण ना हो, क्योंकि किसान भटकते रहते हैं अपने मालों को, अपने उपज को बेचने के लिए। आप ज़्यादातर देखते हैं कई किसान ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं उनको अपनी जो है उपज बेच देते हैं कि भाई मेरा उपज मैं आपको बेच देता हूँ, आप उधर देख लीजिए, मेरा जो कीमत है वो दे दीजिए, ऐसा करें। उससे कम कीमत में बेचता है, ठीक है, उतना क्यों, क्योंकि भाड़े का, ले जाने का, आने वाले माल का पैसा, गाड़ी का पैसा, ये सब बचने के लिए किसान क्या करता है, कभी कभार अपना उपज आसपास के जो है दुकानदार है, ठीक है, उसको बेच देता है। ठीक है, ये सब बचने के लिए, उनके पास उतना पैसा रहता नहीं है। ठीक है, आपने एक न्यूज़ सुने होंगे, ठीक है, आई थिंक बेंगलुरु या कहाँ का न्यूज़ है, ठीक है, वो किसान ने कुछ क्विंटल्स जो है प्याज बेचे थे। ठीक है, एक न्यूज़ आया था, एक कट आउट आया था पेपर का, तो प्याज उतना कुछ कुंटल प्याज बेचे थे, तो उसके भाड़े, हमाल का पैसा, भाड़े उतारने तोलने सब का पैसा मिला के जितना प्याज बेचे उससे भी, ठीक है, हानि भी हुआ। कहने का मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा उनको, कुछ रुपये उनको एक्स्ट्रा देना पड़ा, मतलब वो खुद उतना सामान बेचे हैं फिर भी से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा था। कुछ आपने कटआउट देखे होंगे पेपर का, तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ तो ये भी याद रखिए। तो ये सब बचने के लिए किसान, छोटे मोटे किसान क्या करते हैं, आसपास के दुकानदारों को बेच देते हैं, ठीक है, कम पैसे में, और फिर दुकानदार फिर मंडी में ज़्यादा अत्यधिक पैसे के लिए। ठीक है, तो यही सब बचने के लिए मंडी की स्थापना की गई कि किसानों का शोषण न हो। तो इसलिए एजेंट को याद रखें, एजेंट किससे पैसा खाएगा, एजेंट खाएगा व्यापारी से पैसा, याद रखेंगे। चलिए कुछ और हम देख सकते हैं, जैसे परिभाषा में एक और है संविदा खेती, या जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसे कह सकते हैं भाई, देखिए कहाँ, संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेना। और किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, मान के चलिए, देखिए मान के चलिए कोई किसान है, मान के चलिए कोई क्या है, किसान है, कृषक है, ठीक है, और वो किसान क्या कर रहा है, ये उसका स्थान है, कोई खेत है,
किसान का खेत है, ठीक है, और कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी आएगा, कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी आएगा और किसान को ये कहेगा भाई साहब कि इस खेत में मान के चलिए आप क्या उगाइए, आप जो है आलू उगाइए। इस खेत में क्या है, जितने भी मान के चलिए ये 5 एकड़ का खेत है और 5 एकड़ के खेत में 5 एकड़ की ज़मीन में आप क्या करिए, आलू उगाइए और जितने भी जो भी, ठीक है, आलू उगाइए और जो भी जितना होगा, जितना भी आलू यहाँ पर होंगे वो सबको मैं उचित दाम में क्या करूँगा, खरीदूँगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ठीक है, जो खेत का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी को कहते हैं संविदा खेती। तो ऐसी खेत, देखिए संविदा खेती का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव से कि लिखित करार के अधीन करता है, उसकी उपज कृषि उपज के करार में उद्दिष्ट कर दे क्रय जो है जारी करता है। कहने का मतलब यही है कि खेती जो है, जो भी आलू उगाएगा उसका जो है क्रय दाया जो है पूरी तरह से कर देता है कि प्रति रुपये, मान के चलिए प्रति किलो मैं 10 रुपये किलो में लूँगा मैं आलू, ठीक है। और आप इसके लिए क्या करिए, इसके लिए करारनामा बनाइए, करार करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए एक पेपर में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम दोनों, ठीक है। और क्या करेंगे, इस खेती में आप आलू उगाएंगे और आलू होने के बाद मुझे आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, मान के चलिए जो भी है, ठीक है, 1 केजी प्रति 10, ठीक है, 1 केजी प्रति 10 रुपये में आप मुझे देंगे, ऐसा करार मैंने कर दिया है आपके साथ। तो इस खेत को, इस खेत को जहाँ पर आलू उगाएंगे वो करार हो गया, उसी खेत को हम कहते हैं संविदा खेती कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, संविदा खेती, ठीक है। फिर संविदा खेती करार, संविदा खेती करार से मतलब है कि संविदा खेती हेतु संविदा खेती क्रेता और संविदा खेती उत्पादक के मध्य करार, तो वही है करार। संविदा खेती करार किनके मध्य होगा, ठीक है, ये करार किनके मध्य होगा भाई, करार जो है जो उत्पादक के मध्य होगा, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक और जो है विक्रेता के मध्य होगा। कहने का मतलब है उत्पादक कौन होगा, किसान, और ले कौन रहा है, व्यापारी। तो व्यापारी और किसान के मध्य जो करार होगा उसी करार को हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भी ऐसे में तो आप मुकर जाएंगे ना, खेती संविदा खेती करार, ठीक है, उस खेती पर जो उगाएंगे उसके लिए करार होगा, एक आप क्या करेंगे, एक लिखित में देंगे। ऐसे में तो हो सकता है मुखर जाएंगे कि अगर आलू की खेती अच्छी नहीं हुई, क्वालिटी अच्छी नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ तो आप मुकर जाएंगे भाई कि आपने तो कहा था खरीदेंगे, मैं तो आलू उगा दिया 5 एकड़ खेत में और आप ले नहीं रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से के लिए क्या कराया जाता है, करार कराया जाता है। तो संविदा खेती करार, ठीक है, याद रखिए उस खेती के लिए करार होगा। फिर एक और जो है क्या है, संविदा खेती उत्पादक। संविदा खेती उत्पादक से विपरीत है ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूमि पर किसी संविदा खेती के लिखित करार के अधीन उपज जो करता है। तो व्यक्ति कौन कहलाएगा, किसान ही कहलाएगा, ठीक है। उत्पादक कौन होगा भाई, संविदा खेती में उसने कहा कि आलू उगाइए, तो आलू कौन उगाएगा, किसान ही उगाएगा। तो वह व्यक्ति जो संविदा खेती के लिखित करार के अधीन वो उत्पादित करता है। और करार क्या हुआ था कि आलू उगाने, 5 एकड़ खेत में आलू उगाने का करार हुआ था। तो आलू कौन उगाएगा, किसान उगाएगा, तो किसान को ही कहा गया है संविदा खेती उत्पादक, जो उत्पाद करेगा, ठीक है। ये सिंपल बातें हैं। संविदा खेती क्रेता, संविदा खेती क्रेता कौन कहलाएगा, ठीक है, कोई कंपनी, कोई भागीदारी फर्म या कोई संविदा खेती करार के अधीन उपज की संविदा खेती उत्पादक के क्रय करता है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति या व्यापारी, कोई व्यापारी कराए होगा या कंपनी बोलेगा या कोई फर्म बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति आएगा कि मैं ये 5 एकड़ की जो है आलू को मैं लूँगा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, संविदा खेती क्रेता, ठीक है। क्रेता जो क्या है, लेने वाला, और उत्पादक जो किसान हो गया, आलू उगाएगा, तो ये क्या हो गया, उत्पादक हो गया, ठीक है। ये सारी बातें हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किसान उत्पादक संगठन। किसान उत्पादक संगठन, अब इसको समझते हैं क्या है। किसान उत्पादक संगठन से अभिप्रेत है ऐसा संगठन जिसका गठन शेयर धारक किसान उत्पादक द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए किया गया हो,
और जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय कंपनी हो, ठीक है, तथा प्राथमिक पैदावार के कारोबार संबंधित गतिविधियों के लेन देन में संलग्न न हो एवं जो किसान उत्पादों के लाभ के लिए कार्य करता हो तथा इसके लाभ का हिस्सा किसान उत्पादों के बीच बांटा जाता है और शेष राशि के शेयर पूंजी तथा अपेक्षित निधि में निवेश करता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये सारी बातें क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। किसी उत्पादक संगठन, देखिए इसको समझाते हैं आगे। कृषि उत्पादक संगठन, ठीक है, मान के चलिए एक क्या है, ये मान के चलिए 20 एकड़ का जमीन है एक ही स्थान पर, ठीक है, 20 एकड़ का क्या है जमीन है। कृषि उत्पादक संगठन, ठीक है, तो कृषि उत्पादन संगठन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कृषि उत्पादक संगठन। तो देखिए यहाँ पर किसानों के समूह होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, किसानों के क्या होंगे, समूह होंगे, किसानों के क्या होंगे, समूह होंगे। मान के चलिए ये पूरे एरिया में 20 एकड़ जमीन है, मान के चलिए पूरे एरिया में क्या होगा 20 एकड़ क्या है जमीन है। 20 एकड़ जमीन में आप देखेंगे जो भी है इस प्रकार से बटे होंगे, कोई 4 एकड़, कोई 3 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई आधा एकड़, ठीक है, इस प्रकार से 20 एकड़ जमीन है। और किसान, ये कृषि उत्पादक संगठन क्या करेगा, कृषि उत्पादक संगठन क्या करेगा कि भाई जो भी है इस स्थान पर, मान के चलिए अभी धान की जितने भी वो क्या करेगा, धान लगाएगा सभी स्थानों में। जैसे धान की बात कर रहा हूँ तो हर खेत में 20 एकड़ पूरा ये एरिया है, उस हर खेत में क्या लगाएगा, उस हर खेत में धान की बुआई करेगा। किसकी बुआई करेगा, धान की बुआई करेगा, ठीक है। और जब धान की बुआई की जाएगी तो देखिए धान की बुआई की जाएगी, देखिए धान की बुआई इसलिए क्योंकि देखिए एक संगठन बन गया है, एक क्या हो गया, संगठन बन गया है। और जो धान की बुआई की जाएगी वो जो है इसका दाम एक ही होगा, क्या होगा, इसका जो है दाम होगा, इसका जो है कीमत होगा, कीमत एक ही होगा। सभी धान की कीमत या सभी जो भी है कोई भी वस्तु उगाए हैं, मान के चलिए आलू उगाए हैं तो सभी आलू को कीमत, कहने का मतलब जितने भी खेत में आलू उगे सबकी कीमत एक ही होगा। मान के चलिए अगर आलू उगाए हैं तो आलू का 1 किलो का 10 रुपये, मान के चलिए बात है 1 किलो का 10 रुपये वो बेच रहा है, तो हर वो खेत वाला 1 किलो का 10 रुपये बेचेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये खेत वाला, ठीक है, ये खेत वाला 20 रुपये में बेच रहा है, ये खेत वाला 5 रुपये में बेच रहा है, ये खेत वाला जो है 15 रुपये में बेच रहा है, ये तो बोल रहा है मैं, ठीक है, मैं 20 रुपये में 25 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, ये बेच रहा है 30 रुपये में बेचूंगा। इस प्रकार से अपना रेट डिसाइड नहीं कर सकता। कृषि उत्पादक संगठन जो है प्रॉपर एक ही रेट डिसाइड करता है। ऐसे में तो भाई व्यापारी जो खरीदने जाएगा वो किसके पास जाएगा, भाई सस्ता जिसके पास दिखेगा 5 रुपये वाले के पास जाएगा, ठीक है। आप देखें, आप कभी गौर किए होंगे, आप यदि मार्केट घूमे होंगे, मार्केट गए होंगे सब्जी भाजी लेने के लिए, आप एक जगह किसी जो है अब पूछे, अभी देखिए अभी टमाटर का रेट 40 से 50 रुपये हो गया, पहले 20 रुपये था, ठीक है। अभी आप किसी से पूछे, मतलब आप मार्केट के अंदर एंटर करिए और स्टार्टिंग में जो होगा टमाटर का कीमत पूछिए, ठीक है, टमाटर की कीमत 50 रुपये है। और उसके साथ साथ वहाँ उस मार्केट में कम से कम 12 से 15 टमाटर जो बेचने वाला बैठा होगा, वो सबसे पूछिए, सबका कीमत 50 ही रुपया बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक प्रकार के संगठन टाइप होते हैं, क्योंकि एक जो भी वस्तु होगा उसका कीमत, ठीक है, उसका कीमत पूरे बाजार में लगभग एक ही होगा। हाँ, कुछ हो सकता है जैसे टमाटर ख़राब स्थिति में है तो वो 10 रुपया कम देगा, टमाटर की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है लेकिन थोड़ी थोड़ी बोल सकते हैं
वो हल्का से गैप रहता है, हल्का से गैप रहता है मतलब जैसे क्वालिटी अच्छा होगा तो 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ठीक है ये। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें, प्रॉपर पूरा बात करें तो कीमत एक ही रहता है, आलू का पूछे एक ही रहेगा, ठीक है, लगभग सेम का रहता है। क्यों? क्योंकि यदि कीमत जिनके पास कम हो तो उनके पास ही जाएंगे। तो इसी कारण देखिए कृषि उत्पादक संगठन के अंदर एक संगठन होगा और इस एरिया में कहा जाएगा कि हर खेत में वही जो है उपज उगाया जाएगा। जैसे मैं धान का बोला, ठीक है, तो धान ही उगाएंगे, आलू का होगा तो आलू, गेहूं का गेहूं, जो है गन्ना का गन्ना, ये सभी उगाएंगे और उसकी कीमत एक ही रखी जाएगी, ठीक, उसकी कीमत क्या होगी, एक ही रखी जाएगी और बेच के वो सभी में आपका जो है क्या होगा, प्रॉपर बेच के ये बंटवारा करेंगे, जो है पूरा बेच के क्या करेंगे भाई, ठीक है, हिस्सा का लाभ कमाएंगे, किसानों बीच में बांटा जाएगा और शेष राशि शेयर पूंजी अथवा कहीं में डाल सकते हैं। शेष राशि क्या है, शेयर पूंजी या किसी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो संगठन है, ग्रुप है, अब ग्रुप है, जैसे ग्रुप में होता है सभी पैसे का प्रॉपर बंटवारा होता है और जो बच गया उसको किसी जो है बैंक में या शेयर में डालते हैं, तो वैसे ही ये भी होगा, उसको हम कहते हैं किसान उत्पादक संगठन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रबंध संचालक। प्रबंध संचालक से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन का प्रबंध संचालक और जो है आयोग मंडी जो छत्तीसगढ़ से होगा। कहने का मतलब है प्रबंध संचालक का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड में जो प्रबंध संचालक होंगे उसी को कहा गया है प्रबंध संचालक, ठीक है, परिभाषा में। क्लियर है? मंडी से क्या तात्पर्य है? मंडी से तात्पर्य है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी, ठीक है। देखिए मंडी की से तात्पर्य क्या है, धारा 4 में मंडी जो बोल दिया है वही मंडी है, ठीक है। तो जब धारा 4 आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है अभी से कि धारा 4 किसके लिए है, मंडी की स्थापना के लिए है। तो धारा 4 जब आएगा तब उसकी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए और भी परिभाषाएं हैं, जैसे मंडी क्षेत्र, ठीक है। मंडी क्षेत्र कहने से मतलब है कि वह स्थान विपरीत है वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई। जाहिर सी बात है भाई ये मंडी होगा, ठीक है, और मंडी क्षेत्र होगा। कहने का मतलब है जहां पर किसान क्या करेगा, अपनी उपज को बेचेगा, वही क्या कहलाएगा, मंडी क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। मंडी क्षेत्र वही कहलाएगा मंडी जहाँ पर किसान अपना उपज बेचेगा। मंडी समिति का जो है तात्पर्य धारा 11 से गठन जो है मंडी की समितियाँ, ठीक है, धारा 11 में मंडी समिति की गठन की बात की गई है, ठीक है। और धारा 4 के अधिक जो मंडी की स्थापना की गई उसके आसपास का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, मंडी क्षेत्र कहलाता है। मंडी कृत्यकारी का मतलब होता है मंडी में काम करने वाले व्यक्ति। तो मंडी में काम करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मंडी में दलाल काम करता है, मंडी में आड़तिया काम करता है, मंडी में निर्यातक काम करता है, ठीक है, ओटने वाला काम करता है, आयातक काम करता है, दबाने वाला प्रेशर प्रसंकर्जा कार्य करता है, ठीक है, आपका स्टॉकिट कार्य करता है, ठीक है, व्यापारी कार्य करता है, तुलैया, भंडारगरिक, हमाल, सर्वेक्षक, ऐसे अन्य व्यक्ति जो नियम विधियों के अधीन मंडी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया गया। कहने का मतलब है मंडी में कार्य करने वाले जितने व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो भी व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति एजेंट का काम कर रहे हैं, कोई दलाल का काम कर रहे हैं, कोई प्रसंकर्ता का काम कर रहे हैं, कोई हमाल का काम कर रहे हैं, मंडी में जो भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो मंडी से संबंधित कार्य कर रहे हैं वो सभी के सभी व्यक्ति मंडी कृत्यकारी के अंतर्गत गिने जाएंगे। और यहाँ पर लिख दिया गया होगा, ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया, पढ़ लीजिए। चलिए एक है मूल मंडी किसी मंडी प्रांगण के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जहां धारा 5 के अधीन मूल मंडी घोषित की गई, मार्केट घोषित की गई। देखिए इसको समझने से पहले मंडी
मूल मंडी को समझने से पहले हम मंडी प्रांगण को समझ, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी मंडी प्रांगण के संदर्भ में कहा गया कि मंडी प्रांगण के संबंध में अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 के उपधारा 2 के उपखंड ख के अधीन मूल मंडी घोषित की गई है। तो पहले हम मंडी प्रांगण को समझ लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर लिखा है मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण या किसान या उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण। इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। किसी मंडी के क्षेत्र के संबंध में कोई ऐसा विदेशी स्थान जहां धारा 5 के उपधारा 2 के जो ख के अधीन मंडी प्रांगण विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या ये घोषित किया गया है, जो भी। चलिए मान के चलिए ये क्या है, एक मंडी है। क्या है भाई, ये क्या है, ये मंडी है। ठीक है, और मंडी में देखिए, मंडी का मतलब ये नहीं कि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? चलिए आपको दिखाई, अब दे रहा होगा। चलिए देखिए, मंडी में ये नहीं है भाई कि सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, मंडी में। ठीक है, मंडी में देखिए थोड़ा सा मैंने क्या कहा, ये हो गया। चलिए मंडी में ये नहीं है, सिर्फ मंडी में ये नहीं है कि सिर्फ उपज की खरीदी बिक्री होगी, वहाँ बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मान के चलिए आप मार्केट जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं। थोड़ा अलग से एग्जांपल को समझिए। मार्केट जाते हैं, आप बोलते हैं भाई हम कहाँ जा रहे हैं, सब्जी मार्केट जा रहे हैं, यही बोलते हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, सब्जी भाजी लेने जा रहे हैं, सब्जी मार्केट जा रहे हैं। सब्जी भाजी, देखिए कुछ स्थान ऐसे रहते हैं, जैसे ये पूरा क्या रहता है, सब्जी भाजी का स्थान रहता है। ठीक है, यहाँ पर आलू प्याज टमाटर फूल गोभी जो भी ये बिकता रहता है। ठीक है, बड़े बाजार में जाइए, सब्जी भाजी। ठीक है, सब्जी भाजी का ये क्या रहता है, बाजार रहता है, जहाँ आलू प्याज नमक मिर्ची धनिया जो भी है, ठीक है, जो भी टमाटर सब्जियां सब रखे रहती हैं, ये रखा रहता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर जो कुछ स्थान ऐसे जहाँ पर यहाँ पर कुछ अलग स्थान बिक्री। ठीक है, एक कहीं जगह गुपचुप ठेला लगा रहता है, कहीं जगह समोसे की ठेले लगी रहती हैं, कहीं जगह जो मनियारी समझते हैं ना। ठीक है, अरे टिकली पुंदी बेचने वाला छत्तीसगढ़ी वाले समझ देंगे। ठीक है, मनियारी, ठीक है, वो बैठे रहते हैं। ठीक है, बिंदी टिकली फुंदी बेचने वाले, कंघी बेचने वाले ये बैठे रहते हैं, समोसे बेचने वाले बैठे रहते हैं, गुपचुप ठेला लगाए बैठे रहते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टॉर्च वार्च छोटे छोटे बेचने वाले बैठे रहते हैं, कोई जूता चप्पल लगाने वाले बैठे रहते हैं, रखे रहते हैं ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भाई सब्जी मार्केट जा रहे हैं, बोलते हैं ना। तो सब्जी मार्केट है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य सामान की भी बिक्री वहाँ पर होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर आप तो थोड़ा समझिए। देखिए यही आप थोड़ा समझिए, जैसे मान के चलिए मंडी है, तो मंडी के किसी एक स्थान में क्या होगा, मंडी के किसी एक स्थान में उपज की बिक्री होगी, खरीदी बिक्री होगी। ठीक है, जो भी किसान आएगा वो प्रॉपर इसी पे आएगा, यहीं पे आएगा अपनी उपज बेचने के लिए। किसान कहाँ पर आएगा, एक किसी स्थान पर आएगा। ठीक है, मान के चलिए वो स्थान ये चिन्हित किया हुआ मैं। ठीक है, ये स्थान क्या है, इसी स्थान पर आएगा। ठीक है, ये मैं रेड कलर का बना दिया। ठीक है, ये इसी स्थान पे आएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी होंगे जहाँ पर कोई एजेंट वगैरह बैठा होगा। जैसे एजेंट के बारे में मैंने कहा कि किसान क्या करता है, पहले एजेंट के पास जाएगा, ये एजेंट है। किसान क्या करेगा भाई, एजेंट के पास जाएगा और एजेंट उस जो भी उपज वो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए उन्होंने जो है धान बेचना चाहा, किसान ने धान बेचना चाहा। एजेंट ने क्या किया, धान की क्वालिटी चेक की कि किस प्रकार से क्वालिटी है, कितने रुपये में जाएगा। ठीक है, उन्होंने दे दी, भाई आपका इतने पैसे में जाएगा। ठीक है, इतने पैसे में जा सकता है, आपकी क्वालिटी इतनी है,
ठीक है, किसान ने कहा हाँ भाई ले लो यार, चलो लाया हूँ तो ले लो चलो। तो एजेंट क्या बोलता है कि ठीक है आपका जो है ठीक है इतने पैसे में बेचूंगा, चलिए। वो जाता है कहाँ पर, एजेंट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा एजेंट जाएगा उस मंडी के उस स्थान पे जहाँ पर खरीदी बिक्री होती है, व्यापारी को वो साथ में ठीक है बेच जाएगा, ठीक है, और वो पैसा खाता है, वो आप जानते हैं ये एजेंट रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। चलिए तो उसी को देखिए, ये जो वाला स्थान होगा देखिए विशेष, इसे कहा मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण, ठीक है, विशेष वस्तु मंडी प्रांगण मतलब मंडी तो बना हुआ है और उसके साथ साथ अन्य अधिकारी भी बैठे रहेंगे, ठीक है, अधिकारी के लिए भी स्थान बनाया जाएगा, ठीक है, एजेंट के लिए स्थान बनेगा, इधर हमाल भी रहेगा, कुछ अन्य भी रहेंगे, और मंडी की खरीदी, मंडी में उपज की खरीदी बिक्री यहाँ पर होगी, ठीक है। तो मंडी के उप साथ साथ भी वो भी होंगे, और इसी को हम कहते हैं मूल मंडी, इसी को हम कहते हैं मूल मंडी। मूल मंडी क्या होते हैं कि यही मंडी जिसमें किसानों की उपज की खरीदी बिक्री वहीं पर होती है, मूल मंडी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सब्जी भाजी बेचना है भाई, तो सब्जी भाजी सिर्फ कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा सब्जी भाजी, यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ गुपचुप का ठेला बना दिया है, वड़ा पाव का ठेला बना दिया है, जलेबी भजिया का ठेला लगा दिया है, टिकली फुंदरी की दुकान बता रही, चप्पल जूता का दुकान लगा दिया है, टॉर्च बेचने वाला जो दुकान लगा लिया, गन्ना रस वाला जो दुकान लगा दिया, आइसक्रीम वाला दुकान लगा दिया, तो ये तो नहीं कहलाएंगे। ये सब्जी मार्केट, सब्जी का खरीदी बिक्री यही होगा, सब्जी मार्केट। हालांकि हम सब्जी मार्केट बोलते हैं लेकिन उसके साथ साथ और भी बिकता है भाई, बस वैसे ही समझिए कि मंडी बोलते हैं। तो मूल मंडी कौन होगा, मंडी तो सभी होगा लेकिन मूल मंडी कौन होगा, जहां पर किसी किसान के उपज की खरीदी बिक्री उसी पर स्थान पर किया जाता है, उसको कहते हैं मूल मंडी। और लेकिन इसको अगर मंडी प्रांगण, विशेष वस्तु मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण कौन सा स्थान होगा, मंडी के आसपास का ये जो क्षेत्र होगा ये कहलाएगा, ठीक है। और ये पूरा बाउंड्री वाल क्या कहलाएगा, मंडी क्षेत्र कहलाएगा। ये बाउंड्री वाल क्या कहलाएगा, मंडी क्षेत्र कहलाएगा। पूरा बाउंड्री वाल पूरा रेड कलर में बनाया हो ना, ये पूरा बाउंड्री वाल क्या कहलाएगा, मंडी क्षेत्र कहलाएगा। तो मंडी, मूल मंडी, मंडी क्षेत्र, मंडी प्रांगण, ये प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए स्पष्टीकरण भी दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या है, अभिव्यक्ति उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार आते हैं। कहने का मतलब उप मंडी प्रांगण को हम हाट बाजार कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना हाट बाजार चाहिए भाई, सामान सब्जी भाजी बेचने जाते हैं तो कई बोलते हैं हम मार्केट जा रहे हैं, कई बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, कई बोलते हैं मैं हाट जा रहा हूँ, बोलते हैं ना हाट बाजार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, सब्जी भाजी लेने जा रहा हूँ। ये सब अपने अपने जो है अलग अलग की लैंग्वेज है। तो हाट बाजार, तो याद रखेंगे जो मंडी को, जो उप मंडी प्रांगण को हम किस नाम से जानते हैं, हाट बाजार के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? चलिए अनुसूचित कृषि उपज क्या है, एक लिखा है अनुसूचित कृषि उपज से किसी मंडी के संबंध में अभिप्रेत है समस्त ऐसे उपज जो अनुसूची में लिखे गए। कहने का मतलब है अनुसूचित कृषि उपज मंडी, कहने का मतलब है अनुसूची में जो उपज लिखा हुआ है, धान है, चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, जो आप बेच सकते हैं, सभी के सभी किसके अंतर्गत जाएगा, अनुसूचित कृषि उपज के अंतर्गत। जो लिस्ट में लिखा होगा भाई ये आप बेच सकते हैं, धान बेच सकते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा जो भी बेच सकते हैं, ठीक है, चाहे दूध दही घी जो भी है सब जो भी बेच सकते हैं सभी में आएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, यह जिसको कहते हैं ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक F85-25/484 दिनांक 26 दिसंबर 84 में यथा निर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़ा, देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग कहने का मतलब है भारत सरकार ने क्या किया है, 26 दिसंबर 1984 में एक लिस्ट जारी की है। क्या है, इस लिस्ट किसकी है, ओबीसी लिस्ट। ओबीसी लिस्ट, ओबीसी की लिस्ट के किन किन व्यक्तियों को या किसको हम ओबीसी लिस्ट में रखेंगे, और उसके आधार पर राज्य सरकार समय समय पर ओबीसी व्यक्ति को चिन्हित करती है।
ठीक है, तो वही कहलाता है ओबीसी। 26 दिसंबर सन 1984 में भारत सरकार ने जो भी लिस्ट बनाया उनमें से छत्तीसगढ़ में कौन कौन से व्यक्ति ओबीसी में गिने जाएंगे ये राज्य सरकार तय कर सकती है। राज्य सरकार समय समय पर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी वर्ग में ये डाल सकती है। ठीक है, ये हम देखें तो यही है ओबीसी वर्ग और कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये समझ गए। चलिए एक और आया है आपके पास छोटा परिवार। क्या है? छोटा परिवार। छोटा परिवार से क्या मतलब समझे? छोटा परिवार से विपरीत है, सॉरी परिवार नहीं भाई, व्यापारी है, मैं परिवार क्यों पढ़ रहा हूँ। चलिए छोटा व्यापारी, छोटा व्यापारी, छोटा व्यापारी से विपरीत है ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज, ठीक है, 10 क्विंटल से या कोई ऐसी अभिकृत उपज जो 4 क्विंटल से अधिक ना हो, परंतु यह किसी एक दिन में 4 क्विंटल धान या 2 दिन में तिलहन धान, ठीक है, अधिक बिक्री। देखिए ये थोड़ा संशोधन किया हुआ है, ये पुराने वाला है, देखिए संशोधन हुआ है 2020 में भी आया, वो मैं नहीं रखा हूँ। हालांकि देखिए ठीक है, ये भी अवेलेबल मेरे पास तो है, लेकिन इसमें अभी प्रॉपर मैं दिखा नहीं सकता, अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ये याद रखेंगे। थोड़ा छोटा व्यापारी के बारे में थोड़ा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो देखिए छोटा व्यापारी कौन होगा, देखिए समझेंगे, इसको समझिए। छोटा व्यापारी, देखिए छोटा व्यापारी कौन होगा भाई? ऐसे देखिए व्यापारी होगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। व्यापारी क्या करता है, पहले ये बात, ठीक है, व्यापारी क्या करता है? किसान से उसकी उपज को खरीदता है। ठीक है, मान के चलिए कोई किसान होगा और वो किसान अगर धान बेच रहा है तो मैं यदि धान खरीदूं उस किसान से तो मैं व्यापारी हो गया। ठीक है, तो व्यापारी का काम करता है क्या है कि धान की खरीदी करता है। ठीक है, खरीदता है धान को। देखिए तो कोई व्यक्ति छोटा व्यापारी किस प्रकार से हो गया? ठीक है, कंडीशन देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, कितने कंडीशन है? कई देखिए कंडीशन, एक कंडीशन क्या बोलता है छोटा व्यापारी होने के लिए, कंडीशन क्या होगा कि पूरे उपज का कुल योग 20 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 20 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है कि पूरे उपज का 20 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए उसने कुछ उपज खरीदे, ठीक है, मान के चलिए उन्होंने किसान से धान खरीदना चाहा, किसान से गेहूं खरीदना चाहा, किसान से जो है आलू खरीदना चाहा, किसान से टमाटर खरीदना चाहा। ठीक है, ये सारी चीज़ खरीद लिए, मान के चलिए धान गेहूं टमाटर, किसान से मक्का खरीदना चाहा। ठीक है, और ये सब खरीदेंगे तो ये सब मिला के 20 क्विंटल से अधिक नहीं होना चाहिए, बिट क्विंटल से अधिक ना हो। ऐसा व्यापारी जो पूरे उपज मिला के 20 क्विंटल से अधिक वो ना खरीदे, ऐसे व्यापारी छोटा व्यापारी कहलाता है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। अब छोटा व्यापारी होने के लिए कंडीशन नंबर सेकंड हम देखते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि कोई एक सामान होगा, कोई एक सामान, मान के चलिए प्रॉपर एक सामान, अगर वो क्या खरीद रहा है? आलू खरीद रहा है, एक सामान होगा, आलू खरीद रहा है, तो आलू खरीदेगा तो उसके लिए केवल और केवल कितना होना चाहिए? 10 क्विंटल। ठीक है, कितना? 10 क्विंटल। आलू खरीदने के लिए कितना होना चाहिए? 10 क्विंटल। ठीक है, 10 क्विंटल से अधिक ना हो। ठीक है, और यदि कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोलता है भाई? कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि यदि वो तिलहन वाली सब जो है तिलहन, ठीक है, तेल वाला अगर कोई खरीद रहा है, ऑयल वाला खरीद रहा है, तो उसके लिए कोई भी तिलहन के समाज के लिए तिल खरीद रहा है तो वो 5 क्विंटल से अधिक ना खरीदे, 5 क्विंटल से अधिक ना खरीदे। ऐसे व्यापारी छोटा व्यापारी कहलाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, छोटा व्यापारी की श्रेणी में कई कंडीशन है। छोटा व्यापारी
के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले पूरा जितने भी उपज, मान के चले उन्होंने 5 उपज खरीदे, धान, गेहूं, आलू, टमाटर, मक्का, ठीक है, तो सभी मिला के उसके पास 20 क्विंटल से अधिक न हो, सभी वस्तु मिला के। यदि कोई एक वस्तु खरीद रहा है, कोई एक वस्तु खरीद रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 10 क्विंटल से अधिक न हो, यदि कोई एक वस्तु खरीद रहा है। लेकिन वो अगर तिलहन सामान खरीद रहा है, तिल वाला, तेल वाला, ऑयल वाला सामान खरीद रहा है, तिलहन सामान, ऑयल वाला सामान खरीद रहा है, ठीक है, उपज खरीद रहा है, तो उसके पास 5 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो ये कहलाते हैं छोटा व्यापारी, ठीक है, ये कहलाते हैं छोटा व्यापारी, ठीक है। चलिए, ये लिखा है ऑयल सीड, ऑयल सीड, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा आप 2 क्विंटल लिखा है, 4 क्विंटल लिखा है, ये थोड़ा से आप क्या करिए, थोड़ा इसको संशोधन कर लीजिए, कहने का मतलब थोड़ा एरर को ठीक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रसंकरण, प्रसंकरण, देखिए प्रसंकरण कहने का मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, देखिए प्रसंकरण प्रोसेसिंग का सिंपल वर्ड है एकदम, आप बस समझिए कोई वस्तु, कोई उपज को, ठीक है, उपज को प्रोडक्ट में पहुंचाना, कोई उपज बन गया उसको प्रोडक्ट पहुंचाने में जो हमारा जो है क्या रहता है, प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं प्रसंकरण। जैसे मान के चलिए मैंने क्या कहा, आलू है, आलू उगा दें, ठीक है, आलू लेते हैं। अब आलू को क्या करेंगे आप, देखिए आलू को क्या करते हैं, ठीक है, आलू को उबालते हैं, उबालने के बाद उसको छीलते हैं, छीलने के बाद मिक्स करते हैं किसी और के साथ, जैसे मिर्ची, टमाटर वगैरह, ठीक है, मिक्स करते हैं, मिक्स करके, ठीक है, आप क्या बनाते हैं, समोसा बना देते हैं और डाल देते हैं, उस समोसा को बेच देते हैं। तो ये प्रॉपर जो प्रोसेस है कि किसी उपज को छीलना, हटाना, ठीक है, उसको कूटना, पीसना, सभी को करके वो हम किसी प्रोडक्ट के रूप में उसको बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रसंकरण, प्रोसेसिंग। वही कहा गया है। एक एग्जांपल, जैसे मैंने आलू से चिप्स बना सकते हैं, ठीक है, आलू से आप क्या बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्रसंकरण। तो ये बोला है प्रसंग से विपरीत है चूर्ण करना। चूर्ण करना मतलब पाउडर के रूप में बनाना, किसी को पाउडर के, मतलब मिर्ची है, मिर्ची खड़ा खड़ा मिर्ची है ना, उगाते हैं खड़ा मिर्ची, कूटते हैं, चूर्ण हो जाता है, ठीक है। धनिया है, खड़ा खड़ा धनिया है, उसको फिर कूटते हैं तो चूर्ण हो जाता है। तो ऐसे कुछ, फिर वो किसके रूप में आएगा, प्रोडक्ट के रूप में आएगा, फिर आपको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर पेरना, छीलना, उतारना, भूसी निकालना। भूसी निकालना कहने जैसे कि धान की भूसी निकालते हैं, ठीक है, धान की भूसी निकालते हैं, ठीक है। अधोष्ण करना, ठीक है, ओठना, दबाना, सुखाना, ठीक है। तो जितने भी, यदि हम किसी प्रोडक्ट को, किसी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसी उपज को प्रोडक्ट के रूप में तब्दील करना है, तो उसके लिए जो भी क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, प्रसंकरण, ठीक है। चाहे वो छीलो, काटो, ठीक है, उसको दबाओ, पीसो, अब उसको सुखाओ, गीला करो, कुछ भी करो, लेकिन वो प्रोडक्ट में तब्दील होना चाहिए। जैसे सूखी मिर्ची को कूटने के बाद वो प्रोडक्ट फिर वो सब्जी में डलता है, धनिया को कूटने के बाद फिर सब्जी में डल जाता है। फिर जैसे कि मैंने बोला, आलू को उबालो, छीलो और उसको फिर समोसा में डाल को समोसा बेच दो, ठीक है। चिप्स, आलू को हटाओ, चिप्स, आलू को क्या करो, छीलो और उसको चिप्स के रूप में काटो और आलू चिप्स बना लो। तो ये सारे क्या है, ये प्रसंकरण है, ठीक है, प्रोसेस है जिससे हम किसी प्रोडक्ट में तब्दील करके उसको बेच सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक वर्ड और आया है, प्रसंकर्जा। प्रसंकर्जा कहने का मतलब है ऐसे अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कृषि उपज का प्रसंकरण करता है, शारीरिक रूप से या यांत्रिक रूप से। कहने का मतलब है, ठीक है, अगर मान के चलिए किसी को मैं कूट रहा हूँ, छील रहा हूँ, जैसे मान के चलिए जैसे 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 आपने गेहूँ ही है, एग्जाम्पल समझिए, गेहूँ आपने उगाए और गेहूं को क्या किए, ठीक है, गेहूं को क्या किए, उसको अच्छे से गेहूं को भिगाए। देखिए गेहूं से हम क्या करते हैं, गेहूं आटा बनता है। गेहूं को भिगाएंगे प्रॉपर और भिगाने के बाद उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको पिसवाते हैं,
पिसवाते हैं कि नहीं भाई? जब पिसवाया जाता है तो किससे पीसा जाता है? या फिर मशीन से पीसा जाता है, या पीसा जाता है, या किसी व्यक्ति द्वारा पीसा जाता है? पहले जब मशीन नहीं आई थी, कुछ साल पहले, बहुत वर्ष पहले, हमारे जब बुजुर्ग थे तो उस समय तो वो नहीं थे मशीन वगैरह, तो एक वर्ड सुने होंगे, एक नाम सुने होंगे, ढेकी। ठीक है, एक वर्ड छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ढेकी। ढेकी में क्या किया जाता है? कूटा जाता है। अभी देखेंगे, और राजस्थान वगैरह साइड अभी भी चलता है ऐसे, जो है एक लंबा सा डंडा रहता है और जो है हल्दी को, मिर्ची को ऐसे पीसा जाता है। ठीक है, एक लंबा सा इस प्रकार से जो है डंडा रहता है और ऐसे कुछ एक स्थान रहेगा, और मिर्ची, धनिया जो भी, इसको क्या किया जाता है? कूटा जाता है। ठीक है, और ढेकी इस प्रकार से जो संरचना रहती है, ठीक है, इस प्रकार से नल टाइप संरचना, और यहाँ पर उठा के हम करते हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार से चलाने वाला जो वो भी होता है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, पीसने वाला। ठीक है, पीसने वाला, जैसे अभी तो हम मशीन में पिसवाते हैं अनाज वगैरह को, लेकिन जब गेहूं को पिसवाते थे तो चक्री क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है। ठीक है, उससे भी पीसा जाता है। तो ये देखिए, जो शारीरिक रूप से हो सकता है या आंतरिक मशीन से हो सकता है, वो क्या कहलाएंगे? प्रसंकर्जा। ठीक है, मतलब चूर्ण के रूप में बदलना या किसी के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में बदलने के लिए जो व्यक्ति काम करता है या जो मशीन काम करता है, उसी को हम कहते हैं प्रसंकर्ता। मतलब प्रसंकरण के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति या मशीन प्रसंकर्ता कहलाता है। क्लियर है बातें? चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद, देखिए अनुसूचित जनजाति 336(24) में अनुसूचित जाति और 336(25) में अनुसूचित जनजाति को विनिर्देश किया गया है। बस इतना याद रखिए। चलिए, ठीक है। फिर विनिर्माण से विपरीत है, किसी उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार, गुण को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बदलना। बस वही बातें हैं। ठीक है, आलू से समोसा बनाना। ठीक है, आलू से क्या बनाना? आलू से समोसा तैयार करना, आलू चिप्स बनाना। ठीक है, ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगा। विनिर्माता जो ऐसा कार्य करता है, आलू से समोसा, आलू से चिप्स बनाता है, वो विनिर्माता है। ठीक है, विनिर्माण मतलब, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे मैंने कहा, हल्दी का हल्दी जो है बना दिया, मिर्ची है, धनिया है, पाउडर है, ये सब बना के वो विनिर्माण करता है। चलिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ बातें। फिर सचिव आ गए। सचिव शब्द से प्रेरित है, मंडी सचिव। ठीक है, व्यापारी से भी प्रेरित है। देखिए, सचिव का मंडी का सचिव, व्यापारी से अभिप्रेत है। वही व्यापारी जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। व्यापारी मतलब किसान की सामग्री को, किसान की उपज को खरीदने वाला क्या कहलाएगा? व्यापारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? व्यापारी कहलाएगा। ये याद रखिए। चलिए, निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी। देखिए, निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी, ये चीज़ मैंने बताया था। यदि याद रखेंगे तो देखिए, मैंने कहा था एक मंडी होगा। क्या होगा भाई? एक मंडी होगा। ठीक है, क्या होगा? मंडी। और मंडी में एक स्थान ऐसा होगा जहां पर प्रॉपर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं, क्या होगा? मूल मंडी बोलते हैं। बोले थे अभी, मूल मंडी बोले थे। ठीक है, ये हो गया आपके मंडी का क्षेत्र, जो बाउंड्री वाल बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा? मंडी क्षेत्र। मंडी क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ पर जो है कुछ कंपनी, कहने का मतलब विशेष राज्य सरकार में, ठीक है, एजेंट को बैठाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, क्या है? जो है प्रांगण कहते हैं। लेकिन याद रखिए, राज्य सरकार के साथ साथ वो कोई निजी कंपनी भी यहाँ पर आएगी और निजी कंपनी यहाँ के अपनी सामानों को क्या है? खरीदी बिक्री कराएगी। तो इसको हम बोलते हैं निजी, क्या है? निजी प्रांगण। ठीक है, निजी प्रांगण। जो निजी प्रांगण है वही है निजी मंडी प्रांगण। निजी मंडी प्रांगण कहने का मतलब है मंडी के अंतर्गत सरकारी भी मंडी होंगी, मंडी के अंतर्गत सरकारी भी मंडी होंगी, मंडी के अंतर्गत निजी कंपनियां भी मंडी अपना वो करेगी। ठीक है, जो लाइसेंस प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं भी वैसे जाके निजी कंपनी को भी लाइसेंस प्राप्त निजी कंपनी होती है, लाइसेंस प्राप्त निजी व्यापारी होती है, जो किसान के उपज को खरीदी बिक्री करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? निजी प्रांगण मंडी। ठीक है, निजी मंडी प्रांगण या निजी उपमंडी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए, पंजीकृत व्यक्ति या संस्था के अंतर्गत देखिए, जो पंजीकृत है ऐसे व्यक्ति जो संगठन है,
जो निजी मंडी प्रांगण है, निजी मंडी उपमंडी है, निजी किसानी, ये सब पंजीकृत होंगे। फिर आता है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स, बस याद रखिए ऐसा मार्केट जहां पर उद्यानिकी फसल की क्या होगा, फसली खरीदी बिक्री होगी। देखिए मंडी है और मंडी में एक स्थान ऐसा होगा जहां पर केवल और केवल उद्यानिकी फसलें की खरीदी बिक्री की जाएगी। ठीक है, उद्यानिकी फसलें की जहां पर खरीदी बिक्री की जाएगी वैसे स्थान को, मंडी के उस स्थान को टर्मिनल मार्केट को कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक है, एक स्थानीय होगा जहां पर खरीदी बिक्री की जाती है। जैसे मैंने कहा मार्केट होगा, सब्जी मार्केट आपने देखे हो, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया था कि भाई सब्जी मार्केट होता है, तो सब्जी मार्केट का तो एक स्थान डिसाइड होता है ना कि सब्जी को यहीं पर लगेगा, और गुपचुप ठेला दर वदर जो है, ठीक है, टिकली पुंदी गुपचुप ठेला जो बात है हमने किया था वो अलग लगेगा। तो सब्जी मार्केट का एक विशेष स्थान होता है कि एक स्थान में लगेगा। उसी प्रकार उद्यानिकी फसलें का एक स्थान डिसाइड होता है कि जो उस स्थान पर उद्यानिकी फसलें अगर वहाँ पर हो, ठीक है, वहाँ पर खरीदी बिक्री की जाएगी तो वो उद्यानिकी फसलें के अंतर्गत है, या टर्मिनल जो है मार्केट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल उद्यानिकी फसलें खरीदी बिक्री की जाती है। ठीक है, और देखिए ये जो उद्यानिकी फसलें खरीदी बिक्री करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, ये जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक, विपणन हेतु ऐसा परिसर कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, ठीक है, जो कंपनी अधिनियम 2013 क्रमांक 18 सन 2013 के अधीन पंजीकृत किया हो गया है निज, ठीक है, इसके तहत वो कॉम्प्लेक्स अधिनियम, देखिए कंपनी अधिनियम 1913 के तहत अगर वो कॉम्प्लेक्स पंजीकृत किया होगा, याद रखिए, ये भी याद रखिए, इसके अंतर्गत वो पंजीकृत क्या होगा, कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, याद रखिए। चलिए, तो ये होते हैं आपके बातें, ठीक है, ये धारा, और जिस चीज़ को मैं बताया ये भी याद रखिए, उद्भुत हो कि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रयोजन कृषक है या नहीं ये डिसाइड करता है कलेक्टर, ये पहले ही बता दिया था मैं। ठीक है, कृषक कौन है ये कौन डिसाइड करता है, कलेक्टर, ये पहले ही बता दिया था। तो आपके अध्याय फर्स्ट में धारा 1 और 2 हो जाते हैं आपका खत्म। नेक्स्ट जो आएगा अब वो आएगा अध्याय नंबर 2, और अध्याय नंबर 2 क्या बोलता है, मंडियों की स्थापना, और ये स्टार्ट होगा धारा नंबर 3 से। ठीक है, तो प्रॉपर जो चीज़ हम देखने चाह रहे थे वो प्रॉपर पूरा हो जाता है, आपका परिभाषाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं आप। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में धारा 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।